हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और बहुत दिनों से मैं एक वीडियो लेके आना चाह रहा था कि देखिए, इस साल जनवरी से लेकर दिसंबर के मध्य में 2025 के मध्य में जितने भी एग्ज़ाम होने थे और जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, जिनके रिज़ल्ट आ चुके हैं, उनसे हमने क्या सीखा और जो अभी आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें हम उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी में ना आपका सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो होता है आपकी स्ट्रेटजी का। अगर आपने एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी फॉलो की और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो की तो आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम के ऊपर एग्ज़ाम दे रहे हैं और कुछ सीख नहीं रहे हैं और चीज़ें वैसे चलती जा रही हैं तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। तो इस समय जो हमारे एग्ज़ाम हुए है ना, और जैसे कि व्यापम के कई एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे असिस्टेंट ग्रेड 3 का ही पेपर हुआ और एमपी पुलिस का पेपर हुआ और बिजली विभाग का पेपर हुआ। ठीक है, एसएससी सीजीएल का हमने रिजल्ट देखा, सीएचएसएल एमटीएस का रिजल्ट हम कई सालों से देखते आ रहे हैं कि उनमें एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि कटाव जो है साल दर साल इतनी ऊपर जाती जा रही है कि जो 2020 में जिस नंबर पे एसएससी सीजीएल इंस्पेक्टर बनते थे लोग, अब वहाँ पे आप क्या बोलते हैं टैक्स असिस्टेंट वगैरह की पोस्ट मिल पा रही है, वो भी बड़ी मुश्किल से, है ना। तो देखिए, एग्ज़ाम दर एग्ज़ाम कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बच्चे 12-12 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, है ना। आपको उनके बीच में compete करना है तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हम उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैंने भी करीब 10 फॉर्म भरे थे इस साल जनवरी में, है ना, और 10 फॉर्म में से करीब मेरे 8 एग्ज़ाम हो चुके हैं। दो दो 8 नहीं 7 एग्ज़ाम हो गए, एक दो एग्ज़ाम मैं दे नहीं पाया। कुल मिलाकर के अभी आज की डेट में जो बात कर रहे हैं तो अभी जो पास्ट में रिजल्ट आए हैं इस साल 6 महीने के अंदर, हम उससे क्या सीखे, कैसे हम उसका अन्य विश्लेषण करते हैं कि हम आने वाले एग्ज़ाम में उसका अपने चयन में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो आप पहली चीज़ तो देखिए कि वैकेंसी कौन कौन से डिपार्टमेंट लेते हैं रेगुलर वे पे। अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है एसएससी आता है, दूसरे नंबर पे बैंक आता है, तीसरे नंबर पे व्यापम आता है, चौथे नंबर पे रेलवे आता है। ठीक है, तो ये 4 जो सिंगल डे एग्ज़ाम की वैकेंसियाँ यहीं से आती हैं, है ना, और ये हर साल आती हैं, इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूँ। उसके अलावा वेल्टनर जैसे मान लीजिए बिजली विभाग ही है तो वो रेगुलर वैकेंसी नहीं आती है उनमें, कभी साल 2 साल 6 साल में आ गई तो आ गई, है ना। तो उसके लिए मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अभी हम इन 4 सब एग्ज़ाम्स जो भर्ती बोर्ड है इनके एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एसएससी के बारे में बात करते हैं। तो एसएससी की पहली चीज़ तो एसएससी की वैकेंसियाँ अभी रनिंग है, फॉर्म भरा रहे हैं। एसएससी सीजीएल का ही फॉर्म भरा रहा है, एसएससी के जीडी एमटीएस के भी फॉर्म शायद चल रहे हैं। आप लोग एक बार देख लीजिए और जिस जो जो एलिजिबिलिटी है आपकी उसके अनुसार जो भी फॉर्म भर सकते हैं भर दीजिए। और उसके अलावा बैंक की भर्ती भी आने ही वाली है, एसबीआई की भर्ती आने वाली है, तो आईबीपीएस की भर्ती आने वाली है। तो उनके लिए भी आप अपना समय के अनुसार देखते रहें। मैं अपने चैनल पे भी कभी कभी वीडियो डालता हूँ, अभी इस समय नहीं डाल पा रहा हूँ, डालूंगा कि वैकेंसियों के अपडेट में देता रहूँ आप लोग को। तो फिलहाल आगे बात करते हैं कि व्यापम और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बोर्ड है व्यापम ही है, और रेलवे सेकंड नंबर पे हम बोल सकते हैं। ठीक है, उनके पीछे 2 रीज़न है, व्यापम और रेलवे के पीछे। और एसएससी से बैंक के पीछे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वो हमारा प्रायोरिटी टारगेट नहीं होता है, क्योंकि आप एसएससी और बैंक में ना आपको हाई लेवल की इफिशियंसी एक्यूरेसी चाहिए होती है, वो भी एक सब्जेक्ट में, लगभग सभी सब्जेक्ट में, है ना। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इंग्लिश है, इंग्लिश हमारी इतनी आती नहीं है जितने वो लोग पूछते हैं। बैंक की इंग्लिश के बारे में तो पूछिए मत। एसएससी का हाँ, अपन ने पीवाईक्यू अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट लिए और थोड़ा बहुत उसका एक वो जो सेट होता है पेपर का आने का, वो अगर समझ गए तो एक बार वो डील हो जाता है इंग्लिश एसएससी का। लेकिन बैंक की इंग्लिश नहीं डील हो पाती है ना। और बैंक तो मैं एसएससी और बैंक के बारे में एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि उन वैकेंसियों में अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी है ना, हर सब्जेक्ट में आप अच्छे कंडीशन में हो तो आप उसके लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। आप पढ़िए जो आपको जो पढ़ना है, लेकिन देखिए हमारा फाइनल मोटिव होता है सिलेक्शन लेना। अगर हम सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो हमारी पढ़ाई कोई औचित्य नहीं है। मैं अगर 1 नंबर से भी फेल हो रहा हूँ और अगर मैं 20 नंबर से भी फेल हो रहा हूँ तो मैं फेल ही कहलाऊँगा, भले 0.5 से भी क्यों ना फेल हूँ, वो भी मैं फेल ही कहलाऊँगा। लाइट चली गई दोस्तों। तो अपना वीडियो हम जारी रखते हैं। तो हमारा आज का प्राइमरी मोटिव यही है कि हमको सिलेक्शन लेना है, कहाँ से ले, किस वैकेंसी से लें सिलेक्शन, अंदर घुसे सिस्टम में घुसना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से कट ऑफ जा रही है एसएससी की और बैंक की, वो तो मान लीजिए
कई सोर्स देखते आ रहे हैं, लेकिन आप इस साल देखेंगे तो व्यापम ने भी कट ऑफ के मामले में किसी को पीछे नहीं छोड़ा है। और अभी जो महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आई थी आप देखे हैं, उसमें 175 से नीचे तो मेरे को लगता नहीं जनरल ओबीसी के लोगों का किसी का सिलेक्शन हुआ है ना। 175 के प्लस में ही सिलेक्शन हुए हैं। और बिजली विभाग में भी आपने देखा कि 82.5 के करीब वैकेंसी कट ऑफ जा रहा है। तो देखिए ये वैकेंसी कट ऑफ क्यों ऊपर जा रहे हैं, कौन कट ऑफ बढ़ा रहा है, आप ये भी देखिए। बच्चे जो हैं 15-15 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और कौन से एग्ज़ाम में हम फोकस करें। आपके सामने 100 एग्ज़ाम है, आप 100 एग्ज़ाम में पढ़िए, लेकिन एक तीर ऐसे निशान मारिए एक वैकेंसी में कि आपको वहाँ सीधे सिलेक्शन हो, है ना। इस तरह की वैकेंसी मैं आपसे चर्चा करूँ। अगर आज की डेट में व्यापम की देखें तो व्यापम में फ़िलहाल बड़ी वैकेंसी कोई दिख नहीं रही है, ठीक है। आप देखेंगे असिस्टेंट ग्रेड 3 का पेपर हो चुका है ना, और एमपी पुलिस की भर्ती फ़िलहाल हो चुकी है। अभी नेक्स्ट जो आएगी तब देखा जाएगा। फ़िलहाल कोई बड़ी वैकेंसी दिख नहीं रही है व्यापम से, ठीक है। और रेलवे की बात करें तो रेलवे में अभी हमारे पास एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हो चुका है ना। वो एग्ज़ाम अच्छे लेवल का था, प्री के स्तर इस तरह का होता नहीं है रेलवे का, इस तरीके का इस बार है। तो आप लोग उसको भी नॉर्मल मत लीजिए। और अभी एनटीपीसी का 12th लेवल जो होना है वो भी बचा हुआ है, और ग्रुप डी बचा हुआ है ना। तो मेरा सीधा सा कहना ये है कि हमको अगर सिलेक्शन लेना है, नौकरी पानी है, चाहे रेलवे की हो चाहे व्यापम की हो, कहीं से भी हो, हमको एटलीस्ट नौकरी चाहिए ही चाहिए। तो आज के डेट में कौन से एग्ज़ाम पे हम फोकस करें जो हमको नौकरी दिला दे, मतलब एक्यूरेसी और जिसकी प्रोबेबिलिटी जब सबसे ज़्यादा हो। तो मैं आपको एक ही एग्ज़ाम सजेस्ट करूँगा, और वो है रेलवे का ग्रुप डी। रेलवे के ग्रुप डी के पीछे मैं रीज़न भी दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए पहली चीज़ सिंगल एग्ज़ाम है, ठीक है। दूसरी चीज़ नंबर ऑफ कॉल क्या बोलते हैं पोस्ट अच्छी हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि तीसरी चीज़ ये है कि जनवरी में 8वां वेतन लगने वाला है। अभी ग्रुप डी का व्यक्ति जो है फर्स्ट सैलरी उसकी करीब 34,000 से 32,000 के बीच में आती है ना। कुछ पोस्टों में अलाउंस मिलते हैं तो और ज़्यादा आ जाती है। मतलब प्राइमरी सैलरी आज के डेट में उनकी पहले मंथ की सैलरी 32 से 35,000 के बीच में है। अगर 8वां वेतन लगता है तो इसकी सैलरी जाने वाली 50,000, कम से कम 50,000 रुपये मंथली, था ना। पहली चीज़ तो सैलरी मैं तो कहता हूँ व्यापम का आप सहायक ग्रेड 3 का अगर सिलेक्शन लेते हैं तो आप 17,000 में नौकरी करेंगे शुरू के 1 साल, दूसरे साल 22,000 की नौकरी करेंगे, तीसरे साल में 25-26,000 पाएंगे, चौथे साल जाके आप 30,000 क्रॉस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर रेलवे में अगर आप जाते हैं तो पहले साल ही आपको 50,000 ग्रुप डी में मिलने वाले हैं। तो भाई देखिए कोई औचित्य नहीं है, पैसा ही मैटर करता है ना। और आपको अगर कम सैलरी मिलेगी तो आप यहाँ वहाँ से पैसे कमाने की कोशिश करेंगे, है ना, और उससे किसी का भला होता नहीं है। तो मेरा कहना है ग्रुप डी। दूसरा रीजन ग्रुप डी का क्या है, पहले चीज़ तो मैंने बता दी। दूसरा मैटर क्या है, एग्ज़ाम सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास अभी जो एग्ज़ाम बचे हुए हैं उनमें देखिए तो कौन कौन से एग्ज़ाम बचे हुए हैं। मान लीजिए एसएससी की सारी भर्तियाँ अभी फॉर्म भरा रहे हैं, अक्टूबर-नवंबर तक एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसमें सिलेक्शन होने की संभावना कितनी है। अगर मैं एक हिंदी मीडियम का बच्चा हूँ और मेरी मान लीजिए मैथ्स मैंने बहुत अच्छी कर रखी है और रीजनिंग बहुत अच्छी कर रखी है, जीके भी पढ़ रखा है, लेकिन इंग्लिश मेरे को धोखा दे देगी, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं भी काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहा हूँ कि बहुत रेयर है कि हम चारों सब्जेक्ट में परफेक्ट हों, है ना। तो वहाँ सिलेक्शन के चांस कम है ना, और प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। दूसरी कट ऑफ देख रहे हैं आप एसएससी सीजीएल का कैसा जा रहा है, पिछले साल कट ऑफ आपने देखा है। एसएससी बोर्ड पता नहीं क्यों वेटिंग सिस्टम क्यों नहीं लागू कर रहा है अपने। वेटिंग सिस्टम लागू हो तो जो बच्चे छोड़ देते हैं नौकरी व पोस्ट तो वेटिंग वाले बच्चों को मिल जाए, लेकिन उस संस्था में अभी तक इस चीज़ की चेतना क्यों नहीं आई है ये अभी तक समझ में नहीं आया, मेरे समझ से परे है ना। तो अपन फोकस करते हैं ग्रुप डी के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ सिंगल एग्ज़ाम, दूसरी चीज़ ईजी सिलेबस, आप जीके पढ़िए, मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए और साइंस पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। तीसरी चीज़ कि मैं भी पिछले बार की जो 2019 की भर्ती थी उसमें मैं रनिंग गया था और 73 मार्क्स थे मेरे। 73 मार्क्स में मैंने फर्स्ट डे के फर्स्ट शिफ्ट में रनिंग की थी। इसका मतलब यह है कि 73 मार्क्स अच्छे नंबर थे वहाँ पे और आपको मनचाही पोस्ट मिल जाती है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ग्रुप डी में आप अगर 70+ नंबर ले आते हैं तो आप ईज़िली क्वालिफाई कर सकते हैं रनिंग के लिए एटलीस्ट, है ना। और कट ऑफ उसमें भी हाई जाना है इस बार, क्योंकि रेलवे टेक्नीशियन का रिजल्ट हमने देख लिया है 87 85 के नीचे पोस्टों में नहीं मिला है। लेकिन फिर भी अब सिलेबस इतना इजी है तो अगर आप भी पढ़ लेंगे
जीके मैथ रीजनिंग तो सभी कर लेते हैं और इंग्लिश नहीं है, सबसे अच्छी चीज़ यही है उसमें। तो फोकस करिए कि रेलवे की ग्रुप डी पे ही फोकस कीजिए। इस साल अगर कोई वैकेंसी दिख रही है जो आपको सिलेक्शन दिला सकती है, जहाँ पे आपको अच्छी खासी तनख्वाह भी मिल जाएगी और एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा और स्टेबल नौकरी मिल जाएगी, तो वो केवल केवल फ़िलहाल आज के डेट में ग्रुप डी दिख रही है। उसके अलावा ऐसी कोई भर्ती नहीं दिख रही। रेलवे एनटीपीसी के लिए मैं कह नहीं रहा हूँ, अच्छी पोस्ट है, अच्छी नौकरी है, लेकिन आपको प्री देना है, फिर मेंस देना है, फिर साइको में जाना है, टाइपिंग में जाना है, उसके बाद आपको क्या बोलते हैं नौकरी मिलेगी। 3 लेवल है, लेकिन ग्रुप डी में आपको सीधा एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो आपको दौड़ना है और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो एक सिलेक्शन प्रक्रिया भी बहुत ईजी है और सिलेबस ईजी है। हमारा कमांड का सिलेबस है, हम इसको पढ़ सकते हैं, नंबर ला सकते हैं, है ना। और तीसरी चीज़ क्या है कि नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है और सैलरी ज़्यादा है। 8वां वेतन लगने के बाद सैलरी और अच्छी हो जानी है ना। और रेलवे जैसा ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है और अगर आप मेहनत करेंगे तो और आगे निकल जाएंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सारी वैकेंसी भी तैयारी कर रहे हैं आप, करते रहिए, लेकिन ग्रुप डी के लिए विशेष तैयारी रखिए अपनी। ग्रुप डी को किसी भी तरीके से उसके फोकस में बना के रखिए। इस साल वही एक वैकेंसी है जो आपको नौकरी दिलाएगी। जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, कहाँ जाए, कट ऑफ कहाँ जा रहा है, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि सीधा सीधा एक ही निशाना बनाइए रेलवे ग्रुप डी का। कोई वैकेंसी आपको नौकरी दिलाने की संभावना बहुत कम दिख रही है, लेकिन ग्रुप डी आपको दिला सकती है। तो आप लोग ग्रुप डी पे फोकस करें। उसके अलावा आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी वारी चल रही है, जिस एग्ज़ाम के लिए आप चाहते हैं करना, करते रहिए। ग्रुप डी की नौकरी लगने के बाद भी आप कर सकते हैं, है ना। तो आज का वीडियो मेरा फोकस यही था कि आपको ये बताना कि आप किस वैकेंसी के लिए प्रिपेयर करें और जिसमें संभावना सबसे ज़्यादा हो। हमारा अल्टीमेट गोल एक ही है कि हमको नौकरी मिले। अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई मतलब नहीं है हमारी तैयारी का। हम कितना भी पढ़ लें, कितने भी टेस्ट में नंबर ले आएँ, कोई औचित्य नहीं है। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं देखता। एक समय के बाद सब बोलते तुम गधे हो, ठीक है। एक समय के बाद ऐसा आता है कि सब तुम्हारे कोई अचीवमेंट, कोई टेस्ट, कोई एक्यूरेसी, कोई मैथ रीजनिंग कोई काम की नहीं है। तुम्हारे घर वाले तुमको ये कंसिडर करेंगे कि मेरा बेटा पढ़ नहीं पाया, कमी रही उसके अंदर। समाज वाले तो बोलेंगे तो कुछ करता ही नहीं था, घूमता था, ये करता था, नाचता था, भागता था, है ना। कोई औचित्य नहीं है ना। तो अपने आप को स्टेबल बनाना है तो वैकेंसी उठाइए। और वैकेंसी इस साल फोकस करने लायक एक ही है, वो है रेलवे ग्रुप डी। उसके लिए पीछे पड़ जाइए, उसकी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, सिलेबस देख लीजिए, उसको पढ़िए। उसके अलावा और कोई वैकेंसी फ़िलहाल मुझे नहीं दिख रही है जिसमें आपको सिलेक्शन मिल सकता है। हाँ, बशर्ते आप बहुत ब्रिलियंट पोजीशन में हो, बहुत अच्छी कंडीशन में हो, आपकी सब सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी हो तो बात अलग है। लेकिन मैं अपने जैसे एवरेज बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, जो बच्चे मतलब नौकरी में जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। उसके अलावा एसएससी जीडी की भी अच्छी एक नौकरी होती है, तो मतलब उसमें भी सिलेक्शन होने के चांस बनते हैं। तो ये 2 वैकेंसी मैं आपको जो बता रहा हूँ, अगर आप इन दोनों को फोकस करते हैं तो आप दिसंबर तक कहीं ना कहीं आपकी संभावना है कि आप अंदर हो जाएं, है ना। तो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों। और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में और सारी जानकारी लेके आता रहूँगा। मैं इस चीज़ पे फोकस ज़्यादा आप लोग का चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने पे फोकस करने के बजाय स्ट्रेटजी पे फोकस करें, ठीक है ना। स्ट्रेटजी में देखिए, मैंने टेस्ट सीरीज़ के एक वीडियो अपने चैनल पर डाला है कि टेस्ट कैसे अप्रोच करना है। नंबर वहीं से बढ़ते हैं, कहीं से नंबर नहीं बढ़ते भाई, कितना भी पढ़ लो। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली है, ये हमको पता है। लंबाई 1033 मध्य प्रदेश में, ये हमको पता है, ठीक है ना। लेकिन वो पूछ लेगा कुछ और, मान लीजिए पूछ दिया कि नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है, कहाँ बनाती है, कौन सी खाड़ी में गिरती है, यहाँ तक भी अपन कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन और थोड़ा सा डीप क्वेश्चन जहाँ पूछा वहाँ हम अटक जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जीके को लिमिटेड समय दीजिए। अच्छा दीजिए, ऐसा नहीं लिमिटेड मत दीजिए, लेकिन मैथ रीजनिंग और टेस्ट को फुल अटेंशन दीजिए, वहीं से सिलेक्शन होगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आगे वीडियो में और चर्चा करेंगे। फिर आज की वीडियो में इतना ही।